जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे और आपकी खुशी में शामिल मैं सोनू कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चहीते और विश्वसनीय प्लेटफॉर्म अड्डा 247। और यहां हम अड्डा डिफेंस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करें जो आपके एग्जाम के लिए नेसेसरी हैं। तो चलिए आज का एक नया सिलसिला, आज का एक नया टॉपिक शुरू किया जाए और इस टॉपिक के सारे बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपको सफलता की ओर लेके जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन फटाफट से। यहां सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो एनसीईआरटी सीरीज हम शुरू कर रहे हैं ये आपके हर एग्जाम में मदद करेगी और ये आपका फाउंडेशन तैयार करेगी जिससे आप बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फाउंडेशन में आपका सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले आपसे क्या दिया गया है कि वर्क डन बाई फोर्स, आपको वर्क डन निकालना है बाई फोर्स, यहां से वर्क डन बाई फोर्स। लेकिन कंडीशन क्या दी गई है आपको, वर्क डन बाई फोर्स व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, यानी कि आपसे दिया गया है कि अगर फोर्स की डायरेक्शन आपके पास ये है, डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर, या तो ये नीचे की तरफ हो या डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो, यानी कि ये दोनों के बीच का एंगल थीटा आपके पास क्या दे रखा है 90 डिग्री। थीटा आपको क्या दे दिया 90 डिग्री। और आप एक चीज बिल्कुल ये बेसिक से आप जानते हैं कि वर्क डन किसके बराबर होता है, ये होता है एफ डॉट एक्स। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये आएगा एफ एक्स कोस ऑफ थीटा। और ये आपके पास कैसी क्वांटिटी बन जाएगी, ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। वर्क आपके पास एक अदिश राशि बन जाएगा। खैर सदिश अदिश के बाद यहां से देखना थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो आपके पास डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 90 कोस 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कोस 90 डिग्री आपके पास क्या होगा, आंसर होगा सर 0। तो वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन विल बी 0। सर क्या कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, हां चाहे कितने भी पूछ लो। कैसे सर, ये लो सर्कुलर मोशन, अब यहां से फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, एक्स इधर एफ इधर, थीटा की वैल्यू 90। वर्क डन इन सर्कुलर मोशन विल बी, अरे क्या विल बी 0 सेकेंड आपके पास। कुली वाला एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, ये मान लीजिए कुली है, सिर पे वजन उठाए खड़ा है इस तरीके से, तो यहां फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे, और ये जाएगा या तो इधर या इधर, यानी थीटा की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 90 डिग्री, और थीटा 90 तो वर्क डन क्या होगा 0। योर आंसर विल बी सी। सबको समझ आया, अरे हाँ या ना बोल, यस बिल्कुल सबको समझ आया होगा। बेसिक से आपको बता दिया है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से आपके पास क्या दिया गया है कि एक सिस्टम है, यहां से क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि वॉल्यूम क्या हो गई है, घट गई है, डिक्रीज हो गई है, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन वॉल्यूम होगा आपके पास, आयतन का परिवर्तन V फाइनल माइनस V इनिशियल, अगर ये वॉल्यूम घट गई तो क्या आएगी ये वैल्यू नेगेटिव, हां या ना। मैंने आपको ऐसी चीजें पेड कोर्स में जब लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करवाया था तब आपको यह चीज बताई थी कि वर्क डन आपके पास डेल डब्ल्यू किसके बराबर होता है, P डेल्टा V। प्रेशर की यहां कोई चर्चा नहीं की गई है, उसको P की जगह P रखी, लेकिन डेल V की वैल्यू आपको क्या दी गई है, साफ साफ शब्दों में आपका नेगेटिव। हां अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन की जगह कहता है एक्सपेंशन, अगर ये कहता है कि आकार में बढ़ोतरी हुई है, प्रसारण की अगर बात करता तो प्रसारण के केस में आपके पास क्या आ जाता, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती, आपका आयतन बढ़ जाता, और डेल V की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, डेल V की वैल्यू फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम,
और ये आपके पास हो जाएगी पॉजिटिव। ये आपके पास क्या होगी? पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन के केस में आपके पास डेल वी पॉजिटिव, कॉन्ट्रैक्शन संकोचन के केस में आपके पास डेल वी की वैल्यू नेगेटिव। अब ये है आपके पास वर्क डन। तो यहां से आप फटाफट से मुझे बता दें कि कॉन्ट्रैक्शन के केस में वर्क डन कैसा आएगा आपके पास? डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? वर्क डन आपके पास कैसा होगा सर? नेगेटिव। और एक्सपेंशन के केस में, प्रसारण के केस में आपके पास कैसा आएगा वर्क डन? सर यहां वर्क डन आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? अरे हाँ या ना बोल। यस, बिल्कुल आपको क्लियर हो गई, क्योंकि हर एक चीज उस गहराई से आपको बताई जा रही है जिस गहराई की आपको जरूरत है। देखिए यहां से इस वाले केस में आपके पास ये, हां अगर कॉन्ट्रैक्शन और इस तरीके की बातें नहीं करता है, नो चेंज इन वॉल्यूम की बात करे, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो किस प्रोसेस में होगा? आइसोकोरिक, या इसी को बोला जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस। आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस, समायतनिक प्रक्रिया। आयतन एक जैसा रहे, और आयतन अगर एक जैसा रहेगा तो आपके पास डेल वी की वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो यहां पे आपके पास वर्क डन भी क्या आ जाएगा? जीरो। तो आपको पता चला कि पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा और जीरो कब आएगा। तीन ही तो केस हैं। अरे हाँ या ना? तो हर एक क्वेश्चन का बेसिक भी आपको मैं यहां से बता के चल रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आपकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ ई। सर ई क्या है यहां पे? ये है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सर ये किसके बराबर होगा? तो यहां से होगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय आपके पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U2 माइनस U1। ये आप लिख सकते हैं। हां सर डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। अब केस आपके पास कितने बनेंगे? सर तीन केस। सर कौन सा? देखो यहां E की वैल्यू जीरो हो सकती है, E की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 हो सकती है, और E की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 1 हो सकती है। सर तीन केस आपके पास बन सकते हैं। तीनों में कंडीशन क्या है? ये आपके पास परफेक्टली इन इलास्टिक, अप्रत्यास्थित इन इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, और ये आपके पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये आपके पास होना चाहिए। दोनों केस आपको क्लियर हो गए। और आपके पास ना तो परफेक्टली इलास्टिक हो ना परफेक्टली इन इलास्टिक हो आपके पास, तो ये सिंपली कोई भी एक इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन सिंपल आपके पास, तो आपके पास वैल्यू रहेगी E की वैल्यू आपके पास, E की वैल्यू 1 से कम, ये आपके पास रहेगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। तो इक्वल टू 1 आपके पास हो गई। E की वैल्यू 1 से ज्यादा का तो आपके पास कोई चांस नहीं है, तो ये तो होगी नहीं। E की वैल्यू 0 आपके पास हो गई, लेस देन 1 आपके पास हो गई। तीनों केस आपने देख लिए हैं। हां एक चीज और, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करते हो, किसी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो और मान लीजिए कि वो आता किसी हाइट h1 तक,
h1 तक, और अब ये टकरा के यहां से गया है वापिस किसी हाइट h2 तक, ये किसी हाइट h2 तक गया है। तो आप E की वैल्यू कैसे निकालोगे? E इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा √h2/h1। ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। नीचे की तरफ आया है हाइट h1, टकराने के बाद वापस गया हाइट h2, E की वैल्यू क्या होगी? h2/h1। अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ये h1 और h2 बराबर होगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और अगर नहीं तो ये वैल्यू आपके पास रहेगी 0 से ज्यादा 1 के बीच आपके पास, और उसके बाद आपके पास क्या रहेगी? 0 से ज्यादा 1 से कम आपके पास। और अगर ऐसा हो कि नीचे गिरे वापिस ही ना आए तो h2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो E की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये केस यहां भी लागू होगा और वापस आपस में टकराने पर भी लागू होगा। यानी E की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के साथ क्या हो गए? स्टिक हो गए हैं, चिपक गए हैं, आपस में चिपक गए हैं। तो वो केस में E की वैल्यू क्या होगी? 0। उम्मीद है सबको वो बेसिक मिल गया है जिसकी आपको उम्मीद थी। ये सारी चीजें आपके पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। आपका आंसर होगा सर 0। योर आंसर विल बी 0। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग ऑन आइस, आइस पे स्लिपिंग क्यों होगी? क्योंकि यहां फ्रिक्शन की वैल्यू कम है। लो फ्रिक्शन होने की वजह से यहां से डिफिकल्ट टू वॉक है, यहां चलना मुश्किल है। डिफिकल्ट टू वॉक है, चलना मुश्किल है। तो अब भी आप चलना चाहते हैं, मतलब आप रिस्क लेना चाहते हैं कि हां मैं तो चलूंगा, तो एक ही विकल्प है आपके पास कि कदम छोटे रखें। जैसे ही कदम बढ़ाने की कोशिश की, ज्यादा लंबे कदम आपने रखे, उतना ही ज्यादा चांस होगा आपके गिरने का। तो आपको क्या रखना है? स्मॉलर स्टेप रखना है, छोटे कदम रखना है। जितने लंबे कदम आप रखोगे, जितने बड़े कदम आप रखोगे, उतना ज्यादा चांस होगा गिरने का। क्यों गिरेंगी? क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ आइस इज स्मॉल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाँ, यहां से एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, डेफिनेटली आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज यानी कि आज 10 तारीख को, 10 अगस्त को आपको एक ऑफर दिया जा रहा है कि आज आप अगर कोई भी महापैक खरीदते, डिफेंस महापैक खरीदते हैं, तो आपको डबल वैलिडिटी का बेनिफिट दिया जाएगा। फीस सेम, डबल वैलिडिटी आपके पास। और उसके लिए आपको साथ में एक चीज और भी आपको दिखाई दे रही है, 77% ऑफ। और अगर आपसे पहले आपने टेस्ट सीरीज या हमारी एप्लीकेशन से कोई भी डाटा पढ़ा है या एप्लीकेशन का यूज किया है, तो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट्स, कुछ कॉइन मिले होंगे। तो आप अप टू 78% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड Y575। आज ही इसका फायदा उठाए, क्योंकि यह ऑफर बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए है, बिल्कुल ही लिमिटेड समय के लिए है। क्लियर है सबको? तो आपने यह देखा कि जब हम फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, तो जब हमें थ्योरी पढ़ाने का मौका मिलेगा, जब आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन का मौका मिलेगा, तो आपकी फिजिक्स की वो सारी कमियां दूर कर दी जाएंगी जिनसे आपको ये बह कि मन में एक शंका है कि सर हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या चीज हमें पढ़नी चाहिए, क्या नहीं पढ़नी चाहिए। वो सारी चीजें आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन होंगी। तो उम्मीद है कि आप आज ही अपना महापैक लेके डबल वैलिडिटी का ऑफर फायदा उठाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देख लें। व्हेन दी फोर्स रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब होता है, देखिए आपका F इज इक्वल टू क्या होगा? ma। फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहां पे क्या है? सेम। लेकिन अगर आपके पास ये दे रखा है m माइनस a, ये आपको दे रखा है, इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी।
ऊपर वाले का मतलब क्या है कि फोर्स की डायरेक्शन अगर ये है तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन यही होगी। तो ये चीज आपसे कहा गया, और ये नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को ही हम क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन का नाम देते हैं, मंदन का नाम देते हैं, इसी को हम मंदन का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो, व्हेन दी फोर्स रिटार्ड द मोशन ऑफ बॉडी, यानी कि आपके पास फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 90 डिग्री। या आप कह सकते हो कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके पास थीटा की वैल्यू होगी, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा। तो इस वाले केस में आपके पास कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और आपके पास जो वर्क डन था जो कि बराबर है आपका एफ एक्स कोस ऑफ थीटा की, ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? नेगेटिव। सर कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? हां, काफी सारे एग्जाम्पल हैं सर, एक आधे बता दो बस। तो एक आधे एग्जाम्पल में आपका वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपके पास, या आप कह सकते हो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी आपके पास। ये आपके पास किसके एग्जाम्पल हैं? नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल। क्लियर है सबको? चलिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहां से कार्य कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको उस लेवल पे समझ आ रही हैं जिस लेवल पे मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं। कौन सा हो गया ये? नेक्स्ट आपके पास अगला क्वेश्चन, ये समझने का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको सही स्टेटमेंट छाटना है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन। ये केस क्या है आपके पास? वर्क एनर्जी थ्योरम। आप जनरली किसके बराबर लेके चलते हैं? एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर के बराबर, ये आप लेके चलते हैं। यानी कि यहां आपके पास जो वर्क डन होगा, आपके पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? वो वर्क डन आपके पास बराबर हो जाएगा W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, और वो आपके पास किसके बराबर होगा? ये। तो यहां से पहला क्वेश्चन आपका, ये पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो बदल सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, लेकिन ना उसे आप बना सकते ना नष्ट कर सकते। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी सही है। द पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए यहां एक चीज, अट्रैक्शन अगर आपके पास है, अट्रैक्शन के केस में बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा? कम। अगर सेपरेशन कम हुआ है तो एनर्जी क्या होगी आपके पास? एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर हम बात करते हैं रिपल्सन की, प्रतिकर्षण की बात करते हैं, प्रतिकर्षण की बात करते हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? ज्यादा। सेपरेशन अगर ज्यादा है तो आपके पास एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी। सेपरेशन कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी आपके पास। तो अट्रैक्शन के केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और रिपल्सन के केस में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। तो अब यहां जो चेंज आएगा अट्रैक्शन के केस में, फाइनल माइनस इनिशियल, वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑल द अबव। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां से, फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंपल्स, या हम बात करते हैं मोशन। तो आपका आंसर होगा ये फोर्स को अपोज नहीं कर रहा है, ये मोशन को अपोज कर रहा है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे आपके पास आज के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चंस आपको, और उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू दिखाई देंगे। तो आपको इन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार देखना है, और हां, आपके उस साथी की भी आपको मदद करनी है
जिसको अब तक अंदाजा ही नहीं है कि कहां से उसका सिलेक्शन होगा। दूसरा, यहां से मैं आपको गाइड करना चाहूंगा कि आज ही आप एक परचेज करें, कोड यूज करें आप Y575, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा, राखी का मौका है, डबल वैलिडिटी आप ना छोड़ें, ठीक है। तो फाइनली जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनों का ख्याल रखो और खुश रहो, पढ़ते रहो फिजिक्स का डर दूर करने के लिए। मैं सोनू कुमार आप सबके साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।